हेलो दोस्तों, क्या आप सभी CTET 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, मैं स्मिता शंकर शिक्षा सिंधु में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अपने पिछले वीडियो में जिसमें हम 23 दिसंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, यानी 23 दिसंबर 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, यानी CBT मोड में जो एग्जाम लिया गया था, उसके क्वेश्चन को आज आगे बढ़ाते हुए EVS के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप CTET 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि पहली बार में ही आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाए और आपको अच्छा नंबर आए, तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें। दोस्तों, पढ़ना तो ज़रूरी है ही, लेकिन सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होगा, आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन की, क्योंकि आप सब जानते हैं अगर आप 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर जनवरी में, उसका अगर आप पेपर देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो कि बिल्कुल अलग है। 2011 से एग्ज़ाम शुरू हुआ है, हम लोग तभी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, 2011 के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो आप देखे होंगे कि 2011 से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें और 2021 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें बहुत ही अंतर है। तो अगर आप 2022 के एग्जाम को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, फिर से आप दोबारा एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप 2021 के क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करें। और शिक्षा सिंधु में आपको 2021 के सभी दिनों यानी 23 दिन तक आपका एग्जाम चला था, तो 23 दिन के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट के आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आज 23 दिसंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और इससे पहले कि हम लोग यानी 16 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को सॉल्व करना। आज EVS के 30 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बार बार एग्जाम में कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सीटेट का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है। और 2021 के एग्जाम का दोस्तों अगर आप क्वेश्चन देखे होंगे तो देखे होंगे कि सीटेट ने क्या किया है, अपने क्वेश्चन में 2 बदलाव किए हैं दोस्तों। पहला बदलाव तो ये किया है कि उसने पूछने का जो उसका पैटर्न था उसे चेंज कर दिया है। सीटेट ने अपने क्वेश्चन के पूछने को पैटर्न चेंज कर दिया है। और दूसरा क्या किया है, अपने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई कर दिया है। तो अगर आप इस दोनों चीज के कारण फिर से अटकना नहीं चाहते हैं तो जुड़े रहिए शिक्षा सिंधु के साथ और करते रहिए डेली प्रैक्टिस सभी सब्जेक्ट का। आपको बस 30 मिनट देना है अपना और प्रैक्टिस करना है सीटेट के लिए। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, यानी 30 नंबर की तैयारी आज हम लोग करेंगे। और बहुत ही उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलते जुलते फिर से देखने को मिलेगा 22 के एग्जाम में। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन रहेगा, हर एक दिन का क्वेश्चन आप यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं। अगर अभी तक आप शिक्षा सिंधु के साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार तरीके से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो जरूर जुड़े रहिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के दाने पर प्रयोग किया था और अपने परीक्षणों के आधार पर वो निष्कर्ष निकाला था कि पौधे में जो कुछ लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, पेड़ में पाए जाते हैं। यानी कुछ लंबे और बौने होंगे, कुछ पीले और हरे होंगे, कुछ खुरदुरे और चिकने होंगे। ये बातें तो आप सब बचपन में पढ़े ही होंगे और फिर से सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप बताइए कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो आप सबको जरूर याद होगा कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, ग्रेगोर मेंडल। ग्रेगोर मेंडल के बारे में आप सबने ये पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कहाँ से, NCERT का जो बुक है उस बुक से पूछा जाता है। अगर आप NCERT के बुक को अच्छे से पढ़ लें तो 30 में से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं NCERT से ही। EVS में बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान है इसमें नंबर लाना। तो 30 में से 30 क्वेश्चन रहेंगे NCERT से, लेकिन आप अगर आराम से एक बार 2 बार NCERT पढ़ ले तो कम से कम 25 प्लस आपको आ ही जाएगा। तो अगर आप NCERT की बुक चाहें तो पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास उतना टाइम नहीं हो NCERT की बुक को पढ़ने का तो शिक्षा सिंधु में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, टेलीग्राम पे वैसे शेयर कर दिया गया है वो लिंक, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। उसमें NCERT के निचोड़ को रखा गया है, यानी NCERT का बुक आप पूरा पढ़ने जाए उससे अच्छा है कि उसमें से जो कुछ मेन पॉइंट आप सबके लिए लेके रखा गया है बस आप उसे अच्छे से तैयार कर लें। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे जो कुछ लिखा हुआ है उसमें से सबसे डिफरेंट यानी सबसे अलग कौन सा है वो आपको अलग करना है।
तो ऐसा क्वेश्चन शायद आपको अच्छा नंबर दिलवाने के लिए लाया जाता होगा। तो दोस्तों, झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना, इनमें से कौन सा सबसे अलग है? तो आप सभी जानते हैं कि इन सब में से सबसे अलग कौन सा है? पर्वत। किस आधार पे पर्वत सबसे अलग है? अगर आप सोच सके हैं तो जरूर कमेंट में बताइए कि कैसे अलग है पहाड़ सबसे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किससे? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, यानी ट्रेवल जो एक थीम है ईवीएस का, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का अनचार्ड विधाओं यानी अनचार्ड मोड जो है उससे अलग है। तो बात हो रही है यहाँ पे कौन कौन से परिवहन की? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा और साइकिल रिक्शा। तो दोस्तों, इनमें से सबसे अलग कौन सा है? सबसे अलग इसमें से है जहाज। जहाज क्यों अलग है दोस्तों? अगर आप सोच रहे होंगे कि जहाज पानी में चलता है, बाकी ये तीन जमीन पे चलते हैं, तो ये तरीका भी आपका सोचने का सही हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे ट्रेन रहता, यहाँ पे जहाज ऑप्शन वैसे सही ऑप्शन है, लेकिन जहाज की जगह पे मान लीजिए ट्रेन ऑप्शन रहता, तो कौन सा आप चुनते कि कौन सा सबसे अलग है? तो दोस्तों, सबसे अलग कौन सा होता है? ट्रेन, क्योंकि ये ट्रेन या फिर जहाज, ये सब जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या करेंगे? आपके लास्ट स्टॉपेज तक आपको नहीं पहुंचाएंगे। अगर मान लीजिए किसी जगह से आप अपने घर पे जाना चाहते हैं, तो लास्ट स्टॉपेज तक आपको ये जहाज या फिर ट्रेन लेके नहीं जाएगा। आपके घर तक आप बस जाएगी, तांगा या साइकिल रिक्शा से आप जा सकते हैं। तो इस आधार पे यहाँ पे ऐसे बांटा गया है, और ये मैं आपको अपने मन से नहीं बता रही हूँ, बल्कि ये भी एनसीईआरटी में बताया गया है, और एनसीईआरटी के निचोड़ में शिक्षा सिंधु में आपको पढ़ा भी दिया जा चुका है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोद कर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजारों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जब हम सब पढ़ रहे थे क्या, प्याज की खेती के बारे में, जिसके बारे में आप देखिए, अगर लगातार सॉल्व कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ के 21 के क्वेश्चन को, तो आप देखे होंगे कि प्याज की खेती से क्वेश्चन पूछा गया है या फिर आगे पूछा जाएगा 2021 के दिसंबर जनवरी के एग्जाम में ही। तो दोस्तों, इसमें बात आती है कि वो औजार जिसे क्या किया जाता है? मिट्टी को खोद कर नरम किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो उस औजार को दोस्तों कहते हैं खूंटी। और एक और औजार है क्या? इलिगे। इलिगे के बारे में भी एनसीईआरटी ने कई बार पूछा है कि इलिगे क्या है, तो इलिगे के बारे में भी समझ ले कि ये भी एक क्या है? ये भी एक औजार है, लेकिन इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब प्याज की फसल सूख जाती है, और प्याज में से क्या किया जाता है? उसके प्याज की जो पत्तियां होती है उसे जब काट के अलग किया जाता है सूखने के बाद, तो जिस औजार का प्रयोग किया जाता है उस औजार को क्या कहते हैं? इलिगे कहते हैं। तो ये दोनों हमेशा याद रखें, इलिगे और खूंटी, इन दोनों को याद रखें। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा हुआ है, और उसके कैरेक्टर से उसे मैच करना है, यानी कुछ जीव के नाम है आपके सामने, और उसके अभिलाक्षणिक विशेषता से उसे मैच करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले विशेषता क्या लिखी हुई है कि हमसे 4 गुना दूरी तक देख सकने वाला कौन सा पक्षी है? तो हमसे जो 4 गुना ज्यादा दूरी तक देखता है उस पक्षी का नाम क्या है? बाज। बाज, चील, गिद्ध, ये सब जो है, ये 3 पक्षी जो है वो हमसे, इंसान से क्या करती है? 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकती हैं। तो सी के साथ कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर 1। अब अगली विशेषता देखते हैं क्या है कि दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोना। ये किसका लक्षण है? ये तो बिल्कुल आप सभी को याद होगा कि ये लक्षण है किसका? स्लॉथ का। दोस्तों, स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो कि वृक्ष से 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है, और ये अपने पूरे जीवन में कम से कम 3 या 4 पेड़ पे ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है, और ये डेली शौच के लिए भी नीचे नहीं आता, बल्कि कभी कभी नीचे उतरता है। तो डी के साथ कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन 2। अब अगला देखिए, अगला क्या है कि पक्षी जिसकी आंखें कैसी होती हैं? सामने की ओर होती हैं। तो उस पक्षी का नाम क्या है? तो उस पक्षी को कहते हैं उल्लू। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सामने की ओर होती है। जैसे किसी चिड़िया की आंखें ऐसे बगल में होती है, ऐसे उल्लू की नहीं होती। उल्लू की कैसी होती है? सामने की ओर होती है। तो ए के साथ कौन मैच कर रहा है? ए के साथ मैच कर रहा है तीसरा। और अब बचा ये कि रेशम कीट। तो दोस्तों, रेशम कीट की एक विशेषता है कि वो क्या करती है? उसकी जो मादा होती है उसके गंध को कई किलोमीटर दूरी से वो पहचान जाता है। ये खासियत होती है रेशम के कीट में।
कि वो अपने मादा को कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है। तो अब देखिए कि ये सारा कुछ किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, आपको किस ऑप्शन में लिखा हुआ दिख रहा है। तो ए का तीसरा इन तीनों में है लेकिन दूसरे में नहीं है। फिर बी का चौथा सिर्फ इसमें है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश यानी भारत में लाए थे? बंद गोभी, टमाटर, मटर या फिर भिंडी? तो दोस्तों क्या आप सबको पता है कि दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में क्या लेके आया गया था? दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में टमाटर लेके आया गया था। टमाटर के साथ एक और चीज आया था हमारे इंडिया में दक्षिण अमेरिका से, क्या? मिर्च। दोस्तों मिर्च को और टमाटर को इंडिया में दक्षिण अमेरिका से लेके आया है, याद रखें। और अगर आपको सभी सब्जियों के बारे में याद करना है कि कौन सा किस देश से आया है, अफ्रीका से क्या आया है और बाकी देश से क्या क्या आया है, तो एनसीईआरटी में आपको याद होगा कि एक पोएम था, हम लोग जब पढ़े थे कि आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी। वो पोएम अगर आप याद कर लें तो उसमें सभी सब्जियों के नाम लिखे हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक कार है जो कि चलना शुरू करता है एक्स सिटी से और कितने बजे? 7:30 बजे वो चलना शुरू करता है और वाई सिटी में पहुंचता है 22:30 बजे। अगर डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों शहर के बीच का कितना? 540 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड यानी औसत चाल आपको निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए स्पीड आपको क्या करनी है? निकालनी है एवरेज स्पीड। डिस्टेंस आपके सामने क्या है? दिया हुआ है कितना? 540 किलोमीटर। और आप जानते हैं कि स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम भी पता करना पड़ेगा। अब देखिए पहुंचने का टाइम कितने बजे है? 22:30 बजे। और चलने का टाइम कितने बजे है? 7:30 बजे। तो क्या आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगा? डिस्टेंस 540 किलोमीटर दूरी तय करने में 15 घंटे का टाइम लगा। तो अब स्पीड निकालते हैं। स्पीड कैसे निकालेंगे? 540 किलोमीटर को डिवाइड करेंगे 15 आवर से। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों कितने दोस्तों को लगता है कि आ गया हमारे सामने आंसर क्या? 36 किलोमीटर पर आवर। यानी ये तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा आप टिक करते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप अपना 1 नंबर गवा के वापस आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा आंसर किस में आया है? किलोमीटर पर आवर में आया है। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? मीटर पर सेकेंड में। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं वो देखिए। 36 किलोमीटर में है और हमें इसे चेंज करना है किसमें? मीटर में। 1 किलोमीटर में दोस्तों 1000 मीटर होता है। तो 36 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 36 इंटू 1000। अब आगे देखिए कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। हमें आंसर किस में लाना है? सेकंड में लाना है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। अब क्या यहाँ से आप सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं? अब देखिए हमारे पास क्या आंसर आया? 10 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। आराम से क्वेश्चन सॉल्व करें। थोड़ा टाइम एक क्वेश्चन में ज्यादा लग रहा है तो दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है कम लगे। ऐसे मैनेज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और जल्दबाजी में कुछ ऐसी गलती ना करें। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों हनी बी से रिलेटेड। सीटेट के कुछ फेवरेट क्वेश्चन है जैसे ईवीएस में, जैसे मधुमक्खी, मधुबनी पेंटिंग या फिर मुजफ्फरपुर की लीचियों के बारे में। तो इन सारे क्वेश्चन को बार बार सीटेट क्या करता है? रिपीट करता है। तो याद रखिए इन सारे क्वेश्चन को पढ़े। कई बार तो दोनों क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एक ही दिन, नहीं तो दोनों में से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछे ही जाते हैं। और आज तक एक भी पेपर ऐसा नहीं आया जिसमें इन दोनों से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो दोस्तों देखिए कि मधुमक्खी के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो जरूर नोट कर लीजिएगा मधुमक्खियों के बारे में। और आप यहाँ से भी सीख सकते हैं कि मधुमक्खी के बारे में क्या सही है क्या गलत है। इसमें से आपको सही कथन चुनना है। तो दोस्तों सबसे पहला कथन है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। ये बिल्कुल सही कथन है। छत्ता में बस एक ही रानी मक्खी होती है और बस वही अंडे देती है।
फिर आगे है, एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है। ये भी सही है कि नर मक्खियों की संख्या छत्ते में बहुत ही कम होती है। अब आगे लिखा हुआ है कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों ये सही नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं रहता नर मक्खियों का छत्ते में। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती है, जिसे वर्कर हनी भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। और इनका काम रहता है दोस्तों फूलों से क्या करना, शहद के लिए रस इकट्ठे करना। ये वर्कर मक्खी जो रहती है उनका काम होता है। अब आगे लिखा हुआ है कि नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। तो ये दोस्तों ये अब कथन भी गलत है। नर मक्खियाँ एकत्र नहीं करती शहद के लिए फूलों का रस। कौन एकत्र करती है, काम करने वाली मक्खियाँ जो होती हैं वो, यानी ऑप्शन ई भी गलत है। तो देखिए, चलिए देखते हैं कि ए, बी और डी कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ए, बी और डी आपको ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ मिल सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69 कि हमारे देश के, इंग्लिश में भी देख लें कि हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह आपको चुनना है जिसके समुद्र तट क्या करते हैं, अरब सागर पर हैं। तो दोस्तों अगर आप देखे होंगे भारत का नक्शा कभी, तो आप देखे होंगे कि भारत के पूर्व की ओर यानी इधर की ओर क्या है, वे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। और इधर क्या है, इधर है अरब सागर। तो इधर अरब सागर है और उधर बंगाल की खाड़ी है। तो यानी अरब सागर अगर इधर है तो कौन से राज्य के तट टच करेंगे अरब सागर को, जो राज्य इधर की ओर होंगे। तो दोस्तों इधर कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। ये राज्य हैं इधर अरब सागर की ओर। यानी कौन से राज्य टच करेंगे, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ऑप्शन में 3 के ग्रुप बने हुए हैं। जैसे इसमें देखिए दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र तो टच करेंगे लेकिन तमिलनाडु नहीं करेगा, क्योंकि आपको मैप हमेशा याद रखना है तमिलनाडु कहाँ है, यहाँ पे है, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ है। फिर आंध्र प्रदेश इस जगह पे है, ये भी टच नहीं होगा। और पश्चिम बंगाल तो खैर बहुत दूर है अरब सागर से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि हमारे देश के किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की जो भूमि होती है वो ग्रामवासियों की साझी होती है। जैसे आप देखे होंगे अपने आसपास भी कि जमीन का जो बहुत बड़ा टुकड़ा होता है क्या होता है, अलग अलग आदमियों में, अलग अलग परिवार में बटा रहता है। किसी का छोटा टुकड़ा, किसी का बड़ा टुकड़ा, ऐसे सबका अपना अपना जमीन का टुकड़ा होता है। तो ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जिसमें जमीन का टुकड़ा जो है वो पूरे गांव का एक साथ ही रहता है, साझा ही रहता है और अलग अलग परिवार का नहीं होता। तो दोस्तों उस राज्य का नाम आप हमेशा याद रखें, क्या नाम है, मिजोरम। मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पूरे गांव की भूमि एक साथ साझी रहती है। और जब खेती करने का समय आता है तब क्या होता है, इन जमीनों को बांटा जाता है। जैसे लॉटरी निकाला जाता है टिकट, वैसे लॉटरी के जैसे क्या किया जाता है, इस जमीन के टुकड़े को बांटा जाता है परिवारों में। और एक और चीज आप याद रखें, टिन। टिन एक शब्द है जिसे आपको याद रखना है। टिन क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे भूमि का जो टुकड़ा होता है उसे टिन कह के पुकारा जाता है। यानी जब लॉटरी निकलती है तब होता है कि किस टुकड़े पे कितना अनाज उपजाया जाए, यानी कितना बीज बोया जाए, ऐसे कुछ करके टिन का प्रयोग किया जाता है। टिन शब्द का, यानी मिजोरम में जमीन के टुकड़ों को टिन शब्द से संबोधित किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है। तो अगर आप झारखंड से हैं तो आपको पता ही होगा कि वहाँ की मुख्य फसल कौन सी है दोस्तों, चावल। अगर आपको नहीं पता, आप किसी और दूसरे राज्य के हैं, तो हमेशा याद रखिए झारखंड की मुख्य फसल है चावल। और आप अपने राज्य के बारे में भी जरूर कमेंट में बताएं कि आप कौन से राज्य से हैं और उस राज्य का जो मुख्य फसल है वो कौन सा है। अगर आपको पता हो तो जरूर बताएं, नहीं पता हो तो पता करके जरूर कमेंट करें। और पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है क्या, अर्थवर्म से रिलेटेड, यानी केंचुए से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि केंचुए को क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारण कौन सा होगा। तो दोस्तों पहला कारण है कि केंचुए जो होते हैं वो खेत की मृदा में क्या करते हैं, छेद, होल बना देते हैं। यानी वो क्या करते हैं, जगह जगह खेत की मृदा में छेद बना देते हैं और उससे क्या होता है, मिट्टी नरम यानी पोली हो जाती है। तो ये
बिल्कुल सही है, केंचुए ऐसा करते हैं। अब अगला स्टेटमेंट क्या है कि केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों में मृदा को हवा पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन सही है कि क्या होता है, जब केंचुए छेद बना देते हैं, छेद कर देते हैं मिट्टी में, तो क्या होता है उसमें आसानी से हवा भी जा पाती है और मिट्टी में आसानी से पानी भी जा पाती है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब अगला ऑप्शन है कि केंचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल की सुरक्षा होती है। तो दोस्तों केंचुए खरपतवार को नहीं खाते बल्कि वैसे पौधों को खाते हैं जो कि क्या होती है, मर चुकी हुई रहती है, यानी केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। ऑप्शन सी सही स्टेटमेंट नहीं है। केंचुए का जो मल होता है दोस्तों, यानी केंचुआ जो एक्सक्रिएट करता है उसको, उससे क्या होती है, सॉइल जो होता है, मृदा जो होती है वो और ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, बी और डी सही आंसर है। और देखिए कौन से ऑप्शन में लिखा है ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर 4 में आपको लिखा हुआ दिख सकता है ए, बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं अभी आपको बतलाई थी कि मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी और मधुमक्खी ये दोनों सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। तो मधुबनी से क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया कि मधुबनी चित्रकला जो है वो बहुत पुरानी चित्रकला है। दोस्तों अगर आप चित्रकला के बारे में नहीं पढ़े हैं तो बहुत सारी वर्ली पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, इन सारे पेंटिंग से सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। एक बार फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि आप NCERT बुक को जरूर पढ़ें, और आपके पास टाइम ना हो तो इसका जो प्लेलिस्ट आपको बना के दिया गया है उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ये सारे उसमें जो जो मेन पॉइंट है, जो जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बस वही करवाया गया है। तो दोस्तों मधुबनी चित्रकला के बारे में कहा जा रहा है कि क्या है, एक बहुत पुरानी चित्रकला है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगन, दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। तो मधुबनी भारत का एक राज्य है, एक प्रसिद्ध जिला है। एक राज्य का क्या है, एक प्रसिद्ध जिला है मधुबनी। तो आपको बताना है कि मधुबनी किस राज्य का जिला है। तो आप सबको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि मधुबनी बिहार का एक जिला है जिसकी क्या है फेमस, मधुबनी पेंटिंग फेमस है। और मधुबनी के लोग इसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, मधुबनी पेंटिंग को। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और इनमें से जो सही कथन है उसे चुनिए। तो दोस्तों सबसे पहला कथन क्या है कि महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूल के पकौड़े खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। दोस्तों अगर आपको लग रहा होगा कि इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं दिखा तो देख लीजिए, इंग्लिश के क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है, क्या, सहजन का फ्लावर, यानी सहजन फ्लावर। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ के लोगों को खाना पसंद है। तो ये महाराष्ट्र के लोगों को खाना पसंद है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको नहीं पता था तो अभी आप अपने नोटबुक में ये नोट कर लें कि महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूल के पकौड़े खाना पसंद है। अब अगला स्टेटमेंट क्या है कि जम्मू कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों केले के फूल की सब्जी जम्मू कश्मीर के लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर केले के फूल जम्मू कश्मीर के लोग खाना नहीं पसंद करते हैं तो कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? तो दोस्तों केले का फूल खाना कहाँ के लोग पसंद करते हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोग केले के फूल की सब्जी खाना पसंद करते हैं। और कहा जाता है, यानी ये बात सही है कि तमिलनाडु में सबसे अधिक केले का उत्पादन किया जाता है। यानी ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी खाना पसंद है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्तराखंड में एक स्थान है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, और वह पार्क जो है वो क्या है, बाघ के संरक्षण से संबंधित है। यानी बाघ के संरक्षण से संबंधित एक ऐसी जगह उत्तराखंड में है, उसका नाम आपको बताना है कि वो कौन सा अरण्य, कौन सा पार्क है। तो दोस्तों उस पार्क का नाम है क्या, कॉर्बेट पार्क। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है। दोस्तों यहाँ से क्या होता है, सीटेट के ईवीएस के पैडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। 15 क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्या
पेडागोजी के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी ईवीएस के शिक्षण शास्त्र के। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि ईवीएस पढ़ाने में निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? तो समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों का समालोचना करना सतत विकास के महत्व को दर्शाता है। अब अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की जो थीम होती है वो क्या होती है? आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है, संबद्ध रहती है, अंतः संबंधित रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आप हमेशा याद रखें कि ईवीएस जो है, जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसका स्वरूप कैसा है? एकीकृत स्वरूप है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है ईवीएस, यानी इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। ये वर्ड एकीकृत वर्ड, इंटीग्रेटेड वर्ड, देखिए क्या लिखा है? इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस के कारण क्या होता है? कनेक्टेड रहता है और इंटर रिलेटेड रहता है। ईवीएस का जो थीम होता है वो एक दूसरे से। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चाइल्ड सेंटर्ड नेचर ऑफ ईवीएस इज बिकॉज ऑफ, यानी ईवीएस का जो नेचर है कैसा? बाल केंद्रित, वो क्यों है? इसका होने का क्या कारण है बाल केंद्रित स्वरूप होने का? तो दोस्तों इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, क्या? कि विद्यार्थी अपने अनुभव के द्वारा सीख सके। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब फिर से चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 79 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब थीम ऑफ सिलेबस ऑफ ईवीएस? तो ईवीएस के कितने थीम होते हैं? ईवीएस के सभी थीम, फूड, वाटर, शेल्टर, ये सब तो आप जानते ही हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सब थीम कौन सा है? तो आप जानते हैं कि फूड भी एक थीम है, वाटर भी एक थीम है और शेल्टर भी एक थीम है। यहाँ पे रिलेशनशिप जो दिख रहा है, संबंध जो दिख रहा है, वो क्या है? वो एक थीम नहीं है, ये क्या है? ये उप थीम है। उप थीम है क्या? संबंध। तो दोस्तों ये उप थीम जो है, यानी ये क्या होगा? किसी न किसी थीम के अंदर आता होगा। तो संबंध किस थीम के अंदर आता है, क्या आपको पता है? दोस्तों सबसे पहला थीम जो है परिवार और मित्र, यानी फैमिली और फ्रेंड्स, इस थीम के अंदर आता है। कौन सा उप थीम? संबंध उप थीम आता है इसी थीम के अंदर, यानी फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर आता है रिलेशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि पोचमपल्ली जो कि चैप्टर है 23rd चैप्टर एनसीईआरटी के ईवीएस का, वो किस पे बेस्ड है? देख सकते हैं पेडागोजी में भी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से, कि एनसीईआरटी की जो ईवीएस का अध्याय 23 है उसमें पोचमपल्ली किस पे आधारित है? तो दोस्तों वो पोचमपल्ली जो है वो एक स्थान का नाम है, और वो स्थान जो है क्या है? एक वास्तविक स्थान है, यानी पोचमपल्ली जो है वो वास्तविक स्थान पर आधारित है। यहाँ की साड़ियाँ बहुत ही ज्यादा फेमस है पोचमपल्ली की। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हिंदी में भी देखें कि निम्न में से कौन सी क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? यानी जो थीम है क्या? फूड थीम जो है उसके अंदर एक बात आती है कि हमारे फूड का उत्पादन कौन करता है। तो थीम खाद्य के प्रश्न को संबंधित करने के लिए उपयुक्त क्या होगा? तो दोस्तों हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है, क्या इसे हम इससे संबंधित कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं कि किसानों के वृत्तांतों को विद्यार्थियों के साथ, अधिगमकर्ता के साथ क्या करें? साझा करें। ये बिल्कुल सही है। अब किसी खेत में भी हम उन्हें ले जाके, बच्चों को किसी खेत में ले जाएंगे और अवलोकन करने देंगे, ऐसे भी संबोधित कर सकते हैं। इससे भी बच्चे समझ सकते हैं कि हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है। और अगर अंकुरन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का प्रयोग करके बच्चों को दिखाया जाए, बच्चों से करवाया जाए, वो भी बच्चे को समझने में मदद करेगी फूड चैप्टर के टॉपिक को, हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है। और अगर कुछ डबल रोटी और अन्य खाद्य पदार्थ को कुछ दिन तक बच्चों को कहा जाए कि आप स्टोर करके रखो, तो उससे ये तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर नहीं होगा, ए, बी और सी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि ईवीएस को प्रामाणिक और एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से क्या करना चाहिए? शिक्षक को निम्न का उपयोग करना चाहिए। तो किस किस चीज का उपयोग करना चाहिए दोस्तों? संरचनात्मक कार्यपत्र का बिल्कुल उपयोग करना चाहिए,
असंरचनात्मक कार्यपत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, संरचनात्मक कार्यपत्र का उपयोग करना चाहिए। फिर भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश भी देने चाहिए और छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन कर देना चाहिए। यानी ए, सी और डी इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देखिए क्या करना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट का प्रयोग करना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड तो बिल्कुल नहीं। फॉर्मल इंस्ट्रक्शन भी देना चाहिए और क्या करना चाहिए, ग्रुप के लीडर बना देने चाहिए, विद्यार्थियों के एक लीडर बना देने चाहिए उनके समूह से ही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी की कक्षा 5 की जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है उसके अध्याय में मेंडल की कहानी दी गई है। जो कहानी हम लोग क्या किए हैं, एनसीईआरटी के निचोड़ में पढ़ चुके हैं और सबसे पहला क्वेश्चन भी इसी पे आधारित सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों मेंडल की जो कहानी है, यहाँ पे देखिए कैसे मेंडल की कहानी से पूछा गया है शिक्षा शास्त्र में प्रश्न। तो दोस्तों कहा गया कि मेंडल की जो कहानी है उसका उद्देश्य क्या है। अब उसका उद्देश्य बताने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, आपको मेंडल की कहानी पढ़ना पड़ेगा। तो क्या उसका उद्देश्य है कि आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाए, या फिर हमारे व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार के प्राप्त वंशानुगत गुणों को बनती है, इसको केंद्रित किया जाए। तो ये हम इस मेंडल की कहानी से पता कर सकते हैं। और वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ये भी किया जा सकता है। और वैज्ञानिक में सतत परिश्रम और विशेषता को केंद्रित करना, ये भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार मेंडल जो परिश्रम किए हैं इससे ये भी सीख सकते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है दोस्तों उसमें कौन से टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा असेसमेंट होता है, जिसमें बच्चे को क्या दिया जाए, फीडबैक दिया जाए। यानी बच्चे को उसके बाद अगर बच्चा कहीं कमजोर है, कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो उस चीज को क्या किया जाता है, सुधारा जाता है। तो दोस्तों अगर रेटिंग स्किल की बात करें तो रेटिंग स्किल में क्या किया जाता है, बस बच्चे के ग्रेड के आधार पे कि कौन सा ग्रेड है बच्चे का, उस आधार पे क्या किया जाता है, बच्चों की रैंकिंग कर दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसी कोई बात नहीं होती, इसमें समेटिव असेसमेंट इसे कहा जा सकता है। यानी समेटिव असेसमेंट में रेटिंग स्किल का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं होता है। आगे पोर्टफोलियो जो कि अवलोकन के आधार पे होता है 1 साल का, यानी इसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर नहीं ला सकते क्योंकि ये क्या होता है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। तो पोर्टफोलियो भी नहीं आ सकता, असाइनमेंट के द्वारा भी हम नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सा है दोस्तों, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन का पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट के प्रयोग से यानी अपने बच्चों को कहा जाए कि वो अपने सहपाठी जो उनके साथ पढ़ रहे हैं, उनके जो सहपाठी हैं वो एक दूसरे का क्या करे, आकलन करे। ये रचनात्मक आकलन की तकनीक का रचनात्मक आकलन की सबसे अच्छी तकनीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 85 कि निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। तो जैसा मैं अभी आपको बतलाई हूँ क्या किया जाता है, पोर्टफोलियो में पूरे बच्चे के 1 साल का अवलोकन किया जाता है। यानी अब पोर्टफोलियो जो है वो अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक है। अभी हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे कि विद्यार्थी किस प्रकार से ईवीएस में सीख रहा है, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक है, विचार विमर्श, याद, प्रत्याहन, या फिर बता देना, या फिर स्पष्ट करना। तो दोस्तों अगर हमें इसका आकलन करना है कि बच्चे सीख रहे हैं तो हम कैसे आकलन करेंगे, क्या हम बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे कि ठीक है जो बुक में क्वेश्चन दिए रहेंगे पहले का आंसर बताओ, दूसरे का आंसर बताओ, ऐसे बच्चे से याद करवाएंगे क्वेश्चन आंसर। तो क्या आपको लगता है कि बच्चे सीख रहे हैं वो हमें पता चलेगा? बच्चे तो रट्टा मार के भी आंसर दे सकते हैं। यानी याद को बिल्कुल नहीं ध्यान देना। प्रत्याहन की बात नहीं हो रही है, अगर कुछ बता देंगे, कुछ स्पष्ट कर देंगे, बस लेक्चर दे देंगे, तो इसमें भी हमें क्या होगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। हमें क्या पता करना है कि बच्चे सीख रहे हैं, ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, बच्चों के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे किसी टॉपिक को, उसके साथ विचार विमर्श करेंगे, तभी जाके हमें पता चल सकता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं या फिर नहीं सीख रहे हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं और हिंदी में भी, कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है। तो दोस्तों यहाँ पे शिक्षक के लिए आसान पूछा जा रहा है, तो शिक्षक के लिए कौन सा सबसे आसान होगा? विद्यार्थियों को कुछ सूचना देना सबसे ज़्यादा आसान होता है। और बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 88 है आप सबके सामने, और ये क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। तो दोस्तों पर्यावरण में अगर आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो उन्हें अगर आप कुछ चार्ट बना के दे, कुछ मॉडल बना के दे, या फिर कोई वर्कशीट दे, किस्से दे, तो इन सब में क्या होगा, बच्चे अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रभावशाली तरीका पूछ रहा है, और अगर आप पेपर 1 का एग्जाम दे रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, पेपर 1 का एग्जाम दे रहे हैं, इसका मतलब कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, प्राइमरी के बच्चों के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो प्राइमरी के बच्चे जो होते हैं, प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, किस्से कहानियों से सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। इसलिए प्रभावशाली संसाधन के रूप में कहानी यानी स्टोरी को रखा गया है, नैरेटिव्स को रखा गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों विद्यार्थियों द्वारा एकल कार्य तो बिल्कुल नहीं पसंद किया जाएगा कि अकेले विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य दिया जाए। विद्यार्थी को होमवर्क करना, तो आप सभी एक न एक टाइम में विद्यार्थी रह चुके हैं, तो जानते ही हैं कि विद्यार्थी को कितना पसंद आता है या फिर नहीं आता है। पाठ का स्पष्ट सारांश, ये भी विद्यार्थी को उतना पसंद नहीं आएगा जितना क्या चित्रकला और शिल्पकला। यानी क्या करते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा पसंद करते हैं चित्रकला और शिल्पकला। और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है, किस चीज का अवसर मिलता है, वर्णन करने का, अवधारणाओं का कथन देने का, परिभाषा सीखने का, या फिर प्रश्न पूछने का। दोस्तों ईवीएस की कक्षा में जब बच्चे के साथ विचार विमर्श किया जाता है, उन्हें किस्से कहानियों के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, जागरूक होते हैं और प्रश्न पूछते हैं। तो इसलिए किस चीज का अवसर मिलता है बच्चों को, प्रश्न पूछने का आंसर मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। एक पे खत्म होता है आज का वीडियो। कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले दिन हम लोग सॉल्व करेंगे लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन को। तो जुड़े रहिए शिक्षा सिंधु के साथ, देखते रहिए शिक्षा सिंधु को, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट